फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्टेशनरी वेव्स के बनने की इस प्रोसेस को समझ चुके हैं। जैसे कि दो डेंसर मीडियम्स के बीच में जब हम एक वेव भेजते हैं, यानी कि एक वेव क्रिएट करते हैं, तब बहुत सारी रिफ्लेक्शन वेव्स की वजह से होता क्या है कि एक स्टेशनरी वेव यानी कि एक ही मीडियम के अंदर चलने वाली एक वेव क्रिएट होती है, जहाँ पर एक जो पार्टिकल होता है वो क्रस्ट पे और ट्रॉफ पे जो है मोशन करता रहता है, और इस तरीके से एक स्टेशनरी वेव तैयार होती है जिसके कोनों पे नोड और एंटी नोड तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर नोड में तो क्या होता है कि बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता और प्रेशर चेंज बहुत ज़्यादा होता है। वही बात करें एंटी नोड की, तो वहाँ पर प्रेशर चेंज बहुत कम होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2a यानी कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डबल हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ हम लोग पहले समझ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि इस मीडियम पे असर क्या पड़ेगा इस पूरे के पूरे स्टेशनरी वेव का। देखिए, जब भी एक वेव जो है यहाँ से निकलती है और यहाँ जाकर के टकराती है, तो अपने साथ कुछ एनर्जी कैरी करती है, राइट। हालांकि एनर्जी जो है वो कहीं जा नहीं रही है, एनर्जी जो है इसके अंदर ही है, अंदर ही अंदर में घूम रही है, राइट। लेकिन ये जो एनर्जी यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ लेकर के गई है इसको, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है? वो जो मेरी एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी इसके एम्पलीट्यूड के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, हमें पता चलेगा कि इस एरिया के अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और हमें पता है कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो डबल हो जाता है, इसलिए ए की जगह हम लोग 2a रखेंगे, यानी कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, इस बात को मैं आपको फिर से समझा दूँ कि वेव क्रिएट करी, वेव क्रिएट यहाँ से निकली, यहाँ जाकर के टकराई, यहाँ जाकर के टकराई, वापस आई, इस तरीके से इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डबल हो गया। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर, और ये जो एनर्जी है बताती है इस वेव की इंटेंसिटी को, यानी कि इस वेव की आखिर इंटेंसिटी होगी क्या। तो हमें समझ में आया कि हमने एक वेव यहाँ से छोड़ी, मान लीजिए कि साउंड वेव छोड़ी, उस साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो a था। टकराने के बाद स्टैंडिंग वेव्स बनने के बाद उसका जो एम्पलीट्यूड हो गया वो हो गया 4 गुना, यानी कि 4a स्क्वायर। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी अंधेरी जगह पे, या किसी मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर दीवारें दीवारें खाली जगह है, वहाँ पे जाकर के अगर मैं चिल्लाऊंगा एक एम्पलीट्यूड ए से, तो होगा ये कि वहाँ से टकराने के बाद उस कमरे के अंदर टकराती जाएगी जो आवाज़, टकराती रहेगी, और इस तरीके से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 4a हो जाएगा, 4a स्क्वायर, यानी कि 4 गुना लाउड। मैंने एक आवाज़ निकाली, वो मुझे 4 गुना लाउड सुनाई देगी। इसे ही तो हम लोग गूंजना कहते हैं। आवाज़ का गूंजना इसलिए होता है कि मैं अगर एक आवाज़ छोड़ूं तो वो दीवारों से टकराए, टकरा टकरा के उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि टकरा टकरा के एम्पलीट्यूड क्यों बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर एक रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। अब रेजोनेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया था ऑक्सीलेशन के अंदर, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी और फोर्स फ्रिक्वेंसी यानी कि ड्राइवन फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाती है तो एम्पलीट्यूड का मान बढ़ने लगता है। देखिए, यहाँ पे जो वेव है वो बार बार जाएगी, बार बार आएगी, बार बार जाएगी, बार बार आएगी। हमें पता है कि हमने जो वेव छोड़ी है, ओरिजिनल वेव छोड़ी है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है, दोनों की फ्रिक्वेंसी बराबर है। दोनों की फ्रिक्वेंसी बराबर है तो एंटी नोड में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता चला जाएगा, राइट। ए से वो 4a हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, यानी कि रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि साउंड की जो क्वालिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। इसका एक सबसे अच्छा जो एग्जांपल मैं आपको बता दूं, गिटार। गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, हमें पता है। गिटार के अंदर जब आप करते क्या है कि इसकी जो स्ट्रिंग्स यानी कि जो वायर है, जब आप उसे पकड़ के रखते हैं, मतलब आपने उंगली से क्या कभी कभी क्या करते हैं, उसको टाइट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप उसको छेड़ते हैं उसके तार को, तो वो जो है एक्सटेंडिंग वेव क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ भी बंधा हुआ है, एक पार्ट उसका यहाँ भी बंधा हुआ है, एक पार्ट इसका यहाँ भी बंधा हुआ है। तो इसका मतलब जो वेव मैं क्रिएट करूँगा वो टकरा के वापस आएगी। तो जितनी ज़ोर से आप उसको छेड़ेंगे वायर को, उतना ही ज़्यादा साउंड क्रिएट होगा। मान लीजिए कि मैंने उसको ए एम्पलीट्यूड से छेड़ा, तो होगा क्या, जब ये जाएगा टकरा के वापस आएगा तो उसका एम्पलीट्यूड है जो वो बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि बार बार एक से जगह दूसरी जगह पे जो वेव जाएगी तो एम्पलीट्यूड जो है बढ़ता चला जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो साउंड है बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से गिटार्स के अंदर आवाज़ क्रिएट की जाती है। उसके अलावा अगर बात करें हमारे वुड यानी कि वुड विंड जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा बांसुरी की बात कर लीजिए। बांसुरी के अंदर हमें पता है कि दोनों जो कोने होते हैं खुले हुए होते हैं, उसके बीच में जो छेद देखे होंगे आप लोगों ने। होता क्या है कि जब आप इसके अंदर अपनी जो फूकेंगे, मतलब इसके अंदर जो हवा जाती है, जो एयर जाती है, जब आप इसका कोई भी एक छेद बंद करेंगे तो होगा क्या कि उससे फ्रिक्वेंसी में फ़र्क पड़ेगा, स्टैंडिंग वेव्स की फ्रिक्वेंसी में फ़र्क पड़ेगा। स्टैंडिंग वेव की फ्रिक्वेंसी में फ़र्क पड़ेगा तो उससे होगा क्या, साउंड क्रिएट होगा। साउंड क्रिएट होगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। अब देखिए, जिस छेद को आप बंद करेंगे उसकी जितनी फ्रिक्वेंसी कम होगी उतना कम साउंड क्रिएट होगा। मान लीजिए कि आपने आगे वाले छेद को बंद किया और आगे वाले छेद को बंद करने की वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो गया, राइट। इस ए में कमी आ गई, तो ए में कमी आ गई तो साउंड जो है कम क्रिएट होगा। वहीं अगर आप थोड़ा आगे वाला छेद बंद करेंगे तो एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो हमारी जो बांसुरी है उसका जो साउंड है वो बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स जो हैं एम्पलीट्यूड की मदद से साउंड को बढ़ाती है।
इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ढोलक मान लीजिए या फिर बैंड मान लीजिए। बैंड में क्या होता है, बड़े वाले बैंड्स को जब आप बजाएंगे, उनको जब आप मारते हैं उसके ऊपर, तो अंदर जो स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होती है उनका जो एम्पलीट्यूड होता है हाई होता है, इसकी वजह से उसके अंदर जो आवाज़ जो है वो ज़्यादा निकलती है। वहीं छोटे ढोलकों में क्या होता है, जब आप उसे बजाओगे तो उसके अंदर एम्पलीट्यूड जो है वो थोड़ा सा कम होगा और कम एम्पलीट्यूड की वजह से कम साउंड क्रिएट होगा। इस तरीके से आप नोट्स, यानी कि ये जो म्यूज़िकल नोट्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है आवाज़ कम निकल रही है, एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ ज़्यादा निकल रही है। तो इस तरीके से इसको जोड़ जोड़ के हम लोग एक ट्यून यानी कि एक धुन तैयार करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से साउंड को डिज़ाइन किया जाता है, राइट। हालांकि ये साउंड डिज़ाइनिंग की बात नहीं हो रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साउंड के निकलने के पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो आपको समझ में आया होगा कि अंधेरे कमरे में मैं चिल्लाऊंगा तो आवाज़ टकराएगी, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो आवाज़ जो है तेज़ होती जाएगी, राइट। वही गिटार के अंदर मैं जितना ज़्यादा स्ट्रिंग को टाइट पकड़ूंगा, वो भी अपने हिसाब से सेट करते हैं कि साउंड कैसा निकालना है, हमें थोड़ा धीमा साउंड निकालना है या थोड़ा तेज़ निकालना है, उस हिसाब से उसको सेट किया जाता है, जिसकी की वजह से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाते घटाते रहते हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बांसुरी के अंदर काम होता है, आप लोगों ने देखा किस तरीके से बैंड और ढोलकों के अंदर काम होता है। तो इस तरीके से आप स्टैंडिंग वेव्स की मदद से अच्छी तरीके से साउंड क्रिएट कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड को बढ़ा के या एम्पलीट्यूड को घटा के, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हो जाते हैं स्टैंडिंग वेव्स के कुछ एप्लीकेशंस। आपको समझ में आए होंगे, आई होप आपको तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे पिछली वीडियो से और इस वीडियो से। आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे बीट्स के बारे में और डॉपलर इफेक्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टैंडिंग वेव्स अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।